हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार विश्वकर्मा आप लोग का यूट्यूब के चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और जिसका पहला चैप्टर रियल नंबर हम लोग शुरू कर चुके हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे इसके दो टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अगला जो आज का टॉपिक रहेगा ये आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये इसका मैथमेटिक्स में और भी नाम होता है, यानी कि और भी नामों से इस थ्योरम को हम लोग जानते हैं। हम इसको बोल सकते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम या इसे यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। जैसा कि आप नाम से ही क्लियर है कि ये इसमें फैक्टराइजेशन शब्द आया है, स्पेशली प्राइम फैक्टराइजेशन शब्द आया है, तो निश्चित रूप से जो आपके नंबर्स होते हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन पे से रिलेटेड ये चीजें हैं, ये टॉपिक है। तो हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इस टॉपिक पे आने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल देखने का मेरा रीजन ये है क्योंकि आप लोअर क्लासेस से प्राइम फैक्टराइजेशन करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग उसी कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और देखकर कुछ ऑब्जर्वेशन हम लगाएंगे या ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक नंबर लेते हैं 330। हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा अगेन 3 से 3 5 जा 3 5 जा। इसको लिख सकते हैं 5 से 11, यानी कि आप देख सकते हो बेटा ये इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसका किए हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 330 को 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। हम चाहे इसी फैक्टराइजेशन को ट्री फैक्टर, जैसा कि आप लोग जानते हैं ट्री फैक्टर, तो ट्री फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हम इसको ट्री फैक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 330 हम इसको लिख सकते हैं। फैक्टराइजेशन हुआ 2 165, हम इसको कर सकते हैं 3 55 5 11। यहाँ पे हम जो सर्कल बना रहे हैं उसमें प्राइम नंबर्स को लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं जो इसके प्राइम नंबर आए हैं। तो आप यहाँ पे इस फैक्टराइजेशन से, ये जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, आप अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कुछ ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर 330 है यह इन प्राइम नंबरों के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, यानी कि इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे इस 330 को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक और एग्जांपल लेकर हम यहाँ पे देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। एक और एग्जांपल इस बात को थोड़ा समझने के लिए लेते हैं। तो चलिए एक मैंने एग्जांपल और लिया 9240। आप देख सकते हैं एक एग्जांपल मैंने और लिया है 9240। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। अगेन 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 5 जा 3 3 3 जा 9 3 5 जा 3 7 जा 3 7 11। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो आपका प्राइम फैक्टर आया है ये भी आपका प्राइम फैक्टर आ रहा है 9240। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं 2 टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये जो नंबर आपका है ये नंबर को भी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के टर्म में लिखा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटीग्रल पावर भी है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसको क्या किया है, हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के टर्म में लिखा है। हम इसका भी ट्री फैक्टर बना सकते हैं। तो ट्री फैक्टर अगर इसका बनाना चाहें आप तो बना सकते हैं। ट्री फैक्टर आपका जो नंबर है, ये नंबर है 9240, इसको लिखेंगे यहाँ पे 2, ये 4620, अगेन 2, इसको लिख सकते हैं 2310, अगेन 2, ये लिखा जा सकता है 1155, अगेन 3, इसको लिखा जा सकता है आपका 385, इसको लिखेंगे हम लोग 5 इंटू 77, 7, 11। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसके लिए भी ट्री फैक्टर बना दिया। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमने सर्कल यूज किया है, सर्कल आपका प्राइम नंबर के लिए यूज किया है, और वहां पे बॉक्सेस बनाए रेक्टेंगुलर, तो उसमें आपके एक तरह से कंपोजिट नंबर्स हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें तो ये कुछ बातें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद, कि यहाँ पे जो ये नंबर 330 हमने लिया है, या हमने यहाँ पे 9240 लिया है, ये दोनों नंबर किस प्रकार के हैं। ये दोनों नंबर आपके देख सकते हैं कि कंपोजिट नंबर है, और इन कंपोजिट नंबरों को हमने क्या किया है, इन कंपोजिट नंबरों को हमने एक्सप्रेस किया है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर कि कुछ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर भी आ रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ द प्राइम नंबर्स। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये आपके दोनों कंपोजिट नंबर है, इनको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ द प्राइम नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो आपके दोनों नंबर, यानी कि जो मैंने बताया यहाँ पे कि दोनों नंबर आपके देख सकते हैं 330 या 9240, ये दोनों के दोनों जो नंबर हैं, ये दोनों के दोनों नंबर कंपोजिट है। तो यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि क्या ये जो हमने लिखा है कि दो कंपोजिट नंबर है, और इन दोनों कंपोजिट नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ द प्राइम नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस किया है, तो क्या हम ऐसा सबके लिए कर सकते हैं, सभी कंपोजिट नंबरों के लिए कर सकते हैं। तो चूंकि आप लोअर क्लासेस से प्राइम फैक्टराइजेशन करते आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ, हम सभी कंपोजिट नंबरों को इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के टर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ द प्राइम नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब एक प्रश्न और यहाँ पे उठता है कि क्या ये जो आपके फैक्टर्स के रूप में प्राइम नंबर्स आए हैं, तो क्या किसी नंबर पे, जैसे हमने 330 ही लिया, तो क्या आप इसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कई मेथड से करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक मेथड मैंने यूज किया है, एक मैंने आपका ट्री फैक्टर यूज किया है। तो आप यहाँ दोनों में देख सकते हैं कि हमने दो मेथड यूज किया है प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के। तो यहाँ पे दोनों के टर्म में जो आपके प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर्स आते हैं किसी पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर के लिए, वो यूनिक होते हैं। यूनिक इन द सेंस, कहने का मतलब जो फैक्टराइजेशन होगा यूनिक होगा। यूनिक कहने का सेंस मतलब यह है कि जो उसमें प्राइम नंबर ऑकर हो रहे हैं वही प्राइम नंबर ऑकर हो सकते हैं, होंगे, वही प्राइम नंबर होंगे। ओके, तो आप यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है, इनमें प्राइम नंबर का जो ऑर्डर है, ऑर्डर कहने से मेरा मतलब है कि इन अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में हम लोग बात करें तो मैग्नीट्यूड के टर्म में इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसे अरेंज कर सकते हैं। और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हम चाहे 2 into 5 लिखें, चाहे 5 into 2 लिखें, दोनों का मतलब सेम होता है। तो इसका मतलब इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद जो हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिला है, वो ऑब्जर्वेशन यही रहा कि अगर हम किसी भी कंपोजिट नंबर हम लेते हैं तो उस कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ द प्राइम नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिकली कहने से मतलब यूनिक तरीके से। हाँ, ये जरूर हो सकता है वहां पे कि जो आपके उसमें प्राइम फैक्टर्स आए हैं, जो आपके फैक्टर्स आ रहे हैं, वो इन मैग्नीट्यूड, उसका ऑर्डर जो है वो आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लिया जा सकता है। ओके, तो इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हम लोग इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट लिखते हैं। चलिए इसको स्टेटमेंट लिख के दिखा रहे हैं आपको। इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इन ऑब्जर्वेशंस पे
आधारित, यानी कि ऑब्जर्वेशन पर आधारित इसका हम ऑब्जर्वेशन जो स्टेटमेंट लिखेंगे, देखिए क्या स्टेटमेंट इसका लिख सकते हैं। इसका जो स्टेटमेंट होगा कि एनी कंपोजिट नंबर, आपको कंपोजिट नंबर पता है पहले से, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस को हम लोग फैक्टराइज भी यहां पे यूज कर सकते हैं, सब फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यूनिटी एंड दिस फैक्टराइजेशन या दिस एक्सप्रेशन भी आप यूज कर सकते हैं, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द प्राइम नंबर, except for the prime number, except the order of prime numbers occurs in factorization. ओके, तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे जो हमने आपको ऑब्जर्वेशन किया था उसी ऑब्जर्वेशन पे बेसिस एक स्टेटमेंट लिखा है। ये स्टेटमेंट ही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहलाता है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको कि आपने जो ऑब्जर्वेशन अभी किया, तो उस ऑब्जर्वेशन को अगर हम देखकर यहाँ पे हमको बहुत क्लियर सी बात समझ में आ गई है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, स्पेशली मैंने आपको ये बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कंपोजिट नंबर के लिए, तो कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि प्राइम फैक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो आपका फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि उसमें जो आपके प्राइम फैक्टर आए हैं उनका ऑर्डर यानी कि इन मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो वो आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लिया जा सकता है। ओके, तो यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और हम लोग इस पे लगाते हैं, देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन आपका पहला एप्लीकेशन यही रहेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कोई भी कंपोजिट नंबर दिया जाएगा और हमसे कहा जाएगा कि आप उसको एक्सप्रेस करिए प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में। तो बहुत सिंपल सा ये एप्लीकेशन है। चूंकि हम लोग पीछे जो अभी जस्ट एग्जाम्पल देखे हैं तो एक तरह से वही है, तो हम लोग को बहुत ज्यादा इस पे प्रैक्टिस नहीं करना है। चूंकि हम लोग ऑलरेडी 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं, तो आप लोग चूंकि लोअर क्लासेस से करते हैं तो बहुत इस पर प्रैक्टिस नीड नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो आपका टॉपिक है यहाँ पे इसका यूज क्या है, यानी कि इस लेवल पे इसका यूज क्या है। तो इस लेवल पे आइए एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को देखते हैं। तो इसका एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि इसके हमारे पास जो एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन होता है टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 or more positive integers using prime factorization मेथड। तो पहला एप्लीकेशन ये होता है, आप समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 आपके पॉजिटिव इंटीजर दिए जाएंगे। इंटीजर मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके नेचुरल नंबर होंगे। तो हमें उसका अगर एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो हम इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो कि ये बताता है कि कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में, तो हम लोग उसकी हेल्प से एलसीएम या एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन होता है इस पे कि आइडेंटिफाई कंपोजिट नंबर। तो आप अच्छी तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को देख के ये समझ गए हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो हम उसको प्रोडक्ट ऑफ
प्राइम नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका एक और यहाँ से इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कंपोजिट नंबर की एक डेफिनेशन बन जाती है कि कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जब हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम नंबर्स उसमें 2 या 2 से अधिक आएंगे। यानी कि कंपोजिट नंबर आपका वह नंबर होगा जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर के टर्म में एक्सप्रेस कर पाए। तो उसकी हेल्प से हम लोग कंपोजिट नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरा इसका एप्लीकेशन होता है कि कोई भी नंबर एक पावर अगर n है जहां पे a और n दोनों ही नेचुरल नंबर हो तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा, जो आपका यूनिट डिजिट होगा, जो यूनिट डिजिट 0 होगा या 5 होगा। तो यानी कि हम एक एप्लीकेशन ये भी देख सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर a के पावर n के फॉर्म में जहां पे a और n दोनों ही नेचुरल नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। यूनिट डिजिट आपका 0 हो सकता है या 5 हो सकता है। इस पे हम लोग बात करेंगे, इसी थ्योरम पे आधारित हम चेक कर सकते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन होता है कि हम यहाँ पे जो इरेशनल नंबर है उनको प्रूव कर सकते हैं। प्रूविंग इरेशनलिटी, यानी कि जो इरेशनल नंबर होते हैं √2, √5, √3, हम उसको इसी थ्योरम की हेल्प से प्रूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो आपके रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर एक तरह से आप दे सकते हैं कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसको भी हम चाहे तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प से। तो आपने देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो आपका एप्लीकेशन है यही आपका एप्लीकेशन है, और ये जो आपका एप्लीकेशन है इसी पे आपका रिमेनिंग इसके बाद का जो सिलेबस है क्लास 10 का ये आपका कंप्लीट है। इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा क्लास 10 का सिलेबस भी एक तरह से पहला चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। पहले चैप्टर का जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे केवल 3 टॉपिक इसमें हम ले रहे हैं। पहला एचसीएफ या एलसीएम को फाइंड करना, दूसरा आपका कंपोजिट नंबर आइडेंटिफाई करना, और तीसरा एक पावर n। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास ए बी सी एंड डी 4 पॉजिटिव इंटीजर है, 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारे पास 4 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हमें इन्हीं का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहला स्टेप आपका यही होता है कि आप इनको प्राइम फैक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर दें। स्टेप आप 1 यही यूज करेंगे कि एक्सप्रेस गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ प्राइम नंबर। तो पहला का आप समझ गए होंगे कि सबसे पहला काम हमारा तो यही होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी नंबर हमारे सामने दी जाए हम उनको क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के टर्म में लिख लेंगे। दूसरा काम हमारा होगा यानी कि स्टेप 2, इसमें हम लोग यूज करेंगे स्टेप 2। अगर मान लीजिए आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना इन सभी नंबरों का, तो आप लोग क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स का आपने प्रोडक्ट के रूप में लिखा है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स को जो आपने प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखा है, तो उसमें ये देखिए कि कौन कौन प्राइम नंबर कॉमन है सभी आपके गिवन नंबर्स में। गिवन जो पॉजिटिव नंबर्स है उनके फैक्टराइजेशन में कौन प्राइम नंबर कॉमन है, हमें यहाँ पे सिर्फ कॉमन पहले देखना होता है। अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो हम कॉमन देखेंगे। तो कॉमन देख लेते हैं। तो अगर जो कॉमन मिल जाए, तो जो भी कॉमन मिल जाए तो उसका जो आपका लिस्ट पावर है, यानी कि जो कॉमन प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं उनका जो लिस्ट इंटीग्रल पावर है उन्हीं का आप प्रोडक्ट कर दीजिए। उन्हीं कॉमन प्राइम नंबरों का जो लिस्ट जिसमें हो जो सबसे छोटा पावर वाला हो उसको लीजिए और प्रोडक्ट कर दीजिए। सभी से देख लीजिए कि कौन जो कॉमन है, कॉमन में सबसे छोटा छोटा पावर किसका है, आप उन्हीं का आपस में प्रोडक्ट कर लीजिए। चलिए तो इसको लिख सकते हैं आप कि आप यहां लिख सकते हैं इसको कि प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट
प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स इन फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमें लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल जो पावर है कॉमन प्राइम नंबर का ध्यान देना है। कॉमन प्राइम नंबर, पहले कॉमन देख लीजिए कि कौन कौन प्राइम नंबर कॉमन है, उसके बाद ये देख लीजिए कि उसमें जो कॉमन है उसमें लिस्ट पावर कितना है। तो जितने भी लिस्ट पावर वाले हों आप उन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। आगे हम लोग बात करेंगे एलसीएम का। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें उन्हीं नंबरों का एलसीएम निकालना है तो फैक्टराइजेशन आपको तो करना ही है। उसमें आपको ये देखना होगा कि जितने भी प्राइम नंबर्स आए हो, जितने भी प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर देख लीजिए कि जितने एबीसी जो नंबर्स दिए गए हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन प्राइम नंबर आया है, सभी को लेंगे। सभी का जो ग्रेटेस्ट पावर, जैसे मान लीजिए 3 आया है तो देख लीजिए सब में कि 3 का सबसे अधिक हाईएस्ट पावर कौन सा है। अगर 2 आया है तो देख लीजिए 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। 7 आया तो 7 का हाईएस्ट पावर क्या है। यानी कि जितने भी उसमें प्राइम नंबर आए हों सभी का हाईएस्ट पावर ले लीजिए और उन सभी हाईएस्ट पावर का आप क्या करेंगे, उस जो हाईएस्ट पावर है उन सभी प्राइम नंबरों का जिनका जिनका हाईएस्ट पावर है के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा उस गिवन नंबर से। तो आप देख लीजिए मैंने यहाँ लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ द ऑल प्राइम नंबर इन फैक्टराइजेशन। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके प्राइम नंबर आए हों जिनका आपका क्या हो, हाईएस्ट पावर हो, तो आप उनका प्रोडक्ट कर लीजिए हाईएस्ट पावर के साथ। तो आपका ये हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एचसीएफ और एलसीएम का जो रूल है आप बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं। बोर्ड पर बहुत क्लियर लिख दिया गया है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए इस पे एग्जांपल देखते हैं। तो आपके सामने जो एग्जांपल है, हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल 2 लिखे हुए हैं। इन्हीं दोनों का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। तो अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें, पहले क्वेश्चन का 336 इसका फैक्टराइजेशन करें तो आप देख सकते हैं कि जो फैक्टराइजेशन आएगा 2 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा। ठीक है, तो इसका आपने देखा कि जो आपका फैक्टराइजेशन हुआ है, इसका फैक्टराइजेशन 6 इसका हुआ है आपका 2 इंटू 2 इंटू, यानी कि इसको हम सिंपल तरीके से लिखते हैं 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 सीधे लिख रहे हैं और ये आपका 3 इंटू 7। इसी तरह अगर हम 54 का फैक्टराइजेशन करें तो 54 का देख सकते हैं 2 2 जा 4 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा, यानी कि इसका मतलब कि आप 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू पावर 3। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे इसका एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ के लिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस बताया है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि कौन कौन फैक्टर कॉमन हुआ है। तो अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका कॉमन एक 2 कॉमन है, एक 3 है। तो आपको यही करना है। सबसे पहला काम अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहला काम यही होगा कि आप जितने भी गिवन नंबर है आप उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद आप अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो पहले देखिए कि कौन कौन प्राइम नंबर कॉमन हुआ है फैक्टराइजेशन में। तो हम देख रहे हैं कि इन सभी के फैक्टराइजेशन में, इन दोनों नंबरों के फैक्टराइजेशन में 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो पहला काम कॉमन देख लिया। कॉमन देखने के बाद हमने देखा कि यहाँ 2 और 3 कॉमन आया, तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है। इसलिए हम देखेंगे कि जो 2 का सबसे लिस्ट पावर वाला फैक्टर कौन है। तो हम देख रहे हैं 2 का सबसे लिस्ट पावर वाला 2 ही है, 2 के पावर 1 यानी 2 ही है। और इसी तरह 3 में देख लीजिए, क्योंकि 3 भी कॉमन फैक्टर हुआ था, तो 3 में सबसे लिस्ट पावर कौन है। तो आप देख रहे हैं कि 3 का लिस्ट पावर, यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 1, यानी कि लिस्ट आपका कौन हुआ 3 हुआ। तो आपको अगर एचसीएफ इन दोनों का लिखना है तो ये जो आपके लिस्ट पावर वाले कॉमन फैक्टर्स हैं इनका आपको प्रोडक्ट करना, लिस्ट वाले का। ठीक है, लिस्ट पावर कितना था 2 की पावर 1 था, या 3 की पावर 1, तो मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, ये 6 आ गया। अगर हमें इसका एलसीएम फाइंड करना रहता, एलसीएम इन दोनों नंबरों का अगर हमें फाइंड करना है तो एलसीएम में थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है कि एलसीएम में हमें ये देखना होगा, एलसीएम में ध्यान दीजिएगा
कि हमें ये देखना होता है कि इसमें कौन कौन प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन में आए हैं। सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि जितने भी गिवन नंबर है उनका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम ये देखेंगे कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन नंबर आया, सभी को देखना है, यानी कि सभी नंबरों के प्राइम फैक्टराइजेशन को देखना है। तो आपने देखा कि 336 में कौन कौन आया, 2 आया है, 3 आया है, 7 आया है। 54 में देखा हमने 2 आया है, 3 आया है। यानी कि अगर ओवरऑल बात करें तो कौन कौन प्राइम नंबर सभी को मिला के हुआ, तो सभी को मिला के हुआ आपका 2, 3 और आपका 7, यही हुआ। ठीक है, तो अगर हमें एलसीएम लिखना है तो हम इन्हीं जो प्राइम नंबर्स हमने लिया है 2, 3 और 7, तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट पावर कौन कंटेन किया है, हम उसी को लिखेंगे। ग्रेटेस्ट पावर आपका कौन है, 2 में देखेंगे तो 2 पावर 4 है, इसलिए हमने इसको 2 पावर 4 यहाँ लिख दिया। 3 में देखेंगे तो 3 में ग्रेटेस्ट पावर कौन है, 3 का पावर 3 है। अब चूंकि 7 अकेले ही आया है तो इसलिए हम केवल 7 लिख देंगे। अगर 7 कहीं और भी रहता तो उसका ग्रेटेस्ट पावर हम देखते हैं, फिलहाल 7 ही आया। तो इस तरह से अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो हम इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे 3024। तो ये हमने इसका आपका एलसीएम फाइंड कर लिया। तो हम समझते हैं कि आपको दो नंबरों का एलसीएम फाइंड करना समझ में आ गया। 2 नंबर के अलावा अगर मान लीजिए 3 नंबर है तो 3 नंबर का भी हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे आप देख सकते हैं हमने 3 का भी एग्जांपल लिया है, लेकिन 3 का एग्जांपल पे आने से पहले एक छोटा सा लॉ होता है एलसीएम और एचसीएफ और गिवन नंबर्स के बीच में, जो कि आप लोग जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसका रिवाइज कर दे रहा हूं। तो जैसे देख सकते हैं एक लॉ है आपका कि अगर हम माने यहाँ पे इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ए इंटू बी जो होता है, इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी कि बहुत सिंपल सी बात यहाँ पर रही कि अगर हमारे पास 2 नंबर दिए गए हैं और उन दोनों का हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया है, तो हम अगर देखेंगे तो जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और यह लॉ केवल और केवल 2 पॉजिटिव नंबरों के लिए ही है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ये बात ध्यान रखेंगे आप। अगर 2 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, आपको एलसीएम एचसीएफ दिए गए हैं, तो ये लॉ वहां पे फिट नहीं होगा। ये केवल 2 के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसका यूज क्या है, इस लॉ का यूज आप देख सकते हैं कि अगर आपके यहाँ पे 4 क्वांटिटीज यूज की जा रही हैं, 2 नंबर और एलसीएम और एचसीएफ 4 क्वांटिटीज यूज किया जा रहा है। इसमें से कोई एक क्वांटिटी अननोन हो और रिमेनिंग 3 क्वांटिटीज दी गई हैं, तो उस अननोन क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। यानी इसका यूज यही है आपका कि हमें क्या करना रहता है कि हम एक अननोन क्वांटिटीज को फाइंड करते हैं अगर हमें एनी 3 क्वांटिटीज गिवन है। एक लॉ, एक एप्लीकेशन यहाँ पे इसका और हम समझ सकते हैं कि अगर हमें मान लीजिए कभी चेक करना हो कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ जो हमने फाइंड किया ये सही है या नहीं, ठीक है, तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो दोनों नंबर दिए गए हैं उनका हम प्रोडक्ट फाइंड कर लें और जो हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लें। अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला वो सही है। ठीक है, तो चलिए इसको वेरीफाई भी हम यही कर लेते हैं। हमने चूंकि एलसीएम और एचसीएफ भी निकाला है, 2 नंबर भी हमारे पास है, तो आप देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अगर निकालते हैं, ए इंटू बी निकालें, ए आपका क्या है 3, 3, 6, ये 5, 4, प्रोडक्ट इसका कर दीजिए। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 18, 144 इसका प्रोडक्ट आ रहा है। चलिए इसके एलसीएम और एचसीएफ का भी हम लोग प्रोडक्ट कर लें। तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसका भी हम प्रोडक्ट करके देख लें तो आप देखेंगे एलसीएम आपका 3024 है और ये 6 है। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट भी आपका इतना ही आ रहा है। तो आपने देखा कि ये दोनों जो है आपस में इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो ये रिजल्ट है ये इस पे वेरीफाई कर रहा है। तो यानी कि ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। आप बहुत ही आसानी से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, या कोई भी 3 क्वांटिटी दी गई है तो एक 4 जो अननोन है उसे आप फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो चलिए अब हमने 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखा दिया है। तो आइए इसके दूसरे एप्लीकेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा एप्लीकेशन हमने जैसा आपको बताया था कि कंपोजिट नंबरों की पहचान करना। तो कंपोजिट नंबर की पहचान हम लोग किस तरह करते हैं, चलिए आते हैं देखते हैं इस पे। तो कंपोजिट नंबर की पहचान करने के लिए आप सबसे पहला काम यही करेंगे कि आप जो भी आपके सामने नंबर दिया जाए तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर
प्राइम नंबरों के टर्म में एक्सप्रेस कर पाए। तो चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हमें पहचानना है कि क्या ये जो आपका नंबर है ये कंपोजिट है कि नहीं। तो आपको सिर्फ इतना करना होगा कि हमें इसे एक्सप्रेस करना है 2 और मोर प्रोडक्ट प्राइम नंबरों के प्रोडक्ट के टर्म में। तो इसमें सब सबसे पहले 13 को कॉमन करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर 13 कॉमन करेंगे तो 7 इंटू 11 प्लस 1 होगा। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 13। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, इस ब्रैकेट को अगर सिंप्लीफाई करें तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, ये 77 प्लस 1 यानी कि 13। इसको आप लिख सकते हो 78। तो 78 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो आप अलग से करके देख सकते हैं। इसको 78 है 2 से करेंगे, 2 आपका ये 3 टाइम 9, ओके 3 से 3 1 जा 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 30। यानी कि आपने देखा कि इसको हमने लिखा कि आपका जो गिवन ये नंबर था इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबरों के टर्म में लिख दिया। इसका मतलब ये नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के टर्म में। इसका मतलब यह नंबर क्या होगा, कंपोजिट होगा आपका। ये नंबर आपका क्या है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की पहचान काफी आसान होता है। कंपोजिट नंबर की पहचान करना में आपको कोई भी नंबर दे तो आप उसको क्या करना है, आपको कि आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ उस नंबर को एक्सप्रेस कर देना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के टर्म में, और वो प्राइम नंबर्स 2 या 2 से ज्यादा उसमें आने चाहिए फैक्टर के रूप में। 2 या 2 से ज्यादा अगर आता है तो वो कंपोजिट नंबर है। चलिए अब इसके हम लोग तीसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा एप्लीकेशन कि a के पावर n का फॉर्म रहे तो किस तरह से हम पहचानेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 6 पावर n हो, जहां पे n आपका नेचुरल नंबर है, तो हमें पहचान करना है कि क्या ये नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। ठीक है, हमें पहचानना है कि इज द यूनिट डिजिट ऑफ 6 पावर n बिलोंग्स टू कैपिटल N 0। हमें ये पहचान करना है। तो हमें किस तरह से, इस तरह हम पहचानेंगे कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपका 0 होगा या नहीं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि जो आपका 6 की पावर n है तो आप 6 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो। ये लिखा जा सकता है 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, और आप एक्सपोनेंट का लॉ जानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हमने यहाँ पे 6 को लिखा, तो ध्यान दीजिए कि ये प्राइम नंबर होने चाहिए। आप इसको प्राइम नंबर लिखेंगे तो ये आपका n चूंकि नेचुरल नंबर है और आपका ये नंबर प्राइम है, तो आप यहाँ देख लीजिए कि अगर 0 तभी आ सकता है जब आपके जो प्राइम फैक्टर हो 2 और 5 दोनों एक साथ आ रहा हो, क्योंकि 2 और 5 का प्रोडक्ट 10 होता है और 10 में 0 होता है। तो कभी भी आप कोई भी नंबर अगर इस तरह दे तो आपको उसको प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखना है। आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर के टर्म में लिख दीजिए, और लिखने के बाद ये देखिए कि क्या इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, 2 और 5 दोनों। तो 2 और 5 अगर दोनों आया है तभी आपका यूनिट डिजिट का 0 हो सकता है। तो आप यहाँ पे सिंपल लिख देंगे कि सिंस इन फैक्टराइजेशन 5 डज नॉट, देख सकते हैं 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। 5 and 2 5 डज नॉट ऑकर या एग्जिस्ट, then it does not end with 0। ओके, तो ये आपका दूसरा एप्लीकेशन रहा। आप बहुत ही अच्छी तरह समझ गए कि किस तरह से आप यहाँ पे किसी भी इस टाइप के नंबर को पहचान सकते हैं कि वो नंबर आपका एंड विथ 0 होगा कि नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे की चीजों को पढ़ेंगे। थैंक यू।